नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो शिक्षण विधियां हम पढ़ रहे थे, वो आज अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। शिक्षण विधियां जो हमने मैथ्स पढ़ने के लिए जो विधियों का हम सहायता ले रहे थे, आगमन निगमन, ये सारी विधियां आपकी आज कंप्लीट हो जाएंगी। लास्ट बची है प्रयोजना विधि और इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण आगमन निगमन थी और उसके बाद ये प्रयोजना विधि भी आपकी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है प्रयोजना विधि? प्रयोजना विधि, देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो शिक्षक है वो छात्रों के समक्ष समस्या रखता है सामने, फिर उसमें योजनाएं बनाई जाती हैं, फिर योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, फिर योजना से जो आपको परिणाम प्राप्त होता है उनको देखा जाता है और लास्ट में आपका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद जो जो आपने अनुभव प्राप्त किए हैं उन्हें एक डायरी के अंदर नोट किया जाता है, अभिलेखीकरण किया जाता है। तो ये जो सारी लंबी प्रोसेस है वो क्या होती है? प्रयोजना विधि के अंतर्गत आती है। क्या होती है? प्रयोजना विधि। तो इसमें बालक क्या है, देखिए स्वयं सीखेगा, सीधी सी बात है, इस तरह प्रक्रिया करेगा। तो बालक क्या है इस विधि के अंदर? बालक स्वयं करके सीखता है और बालक है वो स्वयं ही जो आपके कोई काम आपने दिया है तो वो अपनी रुचि के अनुसार, बालक स्वयं रुचि के अनुसार कार्य का चयन करता है, रुचि के अनुसार चयन करता है और अपने अनुभवों के आधार पर इनको सीखता है, अनुभव के आधार पर सीखता है। तो ये चीज आप समझ के होंगे कि इस विधि के अंदर सीधी सी बात है, जो शिक्षक है वो केवल मात्र बालकों का निर्देशन देगा, परामर्श करेगा, उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्रयोजना विधि एक बड़ी विधि होगी तो इस वजह से छात्रों को हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। तो शिक्षक है समय समय पर उनकी सहायता करता रहता है, एक प्रकार से उनका निर्देशन करता रहता है कि अब आपको ये चीज़ करनी है, अब आपको ये चीज़ करनी है। तो केवल मात्र शिक्षक यही करेगा, लेकिन सारा काम है वो बालक स्वयं करेगा, बालक रुचि के अनुसार करेगा, बालक अनुभव के आधार पर सीखेगा और क्रियात्मक भी यहाँ पर होने वाला है, क्रियात्मक यानी क्रिया करने वाला है। अब इतनी सारी चीज़ें अगर बालक करता है तो ये पूरी की पूरी विधि किस पर हो गई? उस बालक पर केंद्रित हो गई। इस वजह से इस विधि को क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि। क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक विधि भी इस विधि को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बालक खुद करके सीखेगा, चाहे समय उसके अंदर ज़्यादा लगे लेकिन फिर भी बालक करके सीखता है। तो ऐसी विधि क्या होती है? प्रयोजना विधि। इसके बारे में और भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में हमें जाना है। तो देखिए प्रयोजना विधि है, इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? प्रयोजना विधि के प्रवर्तक के बारे में हम बात करेंगे। किलपैट्रिक नाम आता है, किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक किलपैट्रिक कौन है? प्रवर्तक कह सकते हैं किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक क्या थे? जॉन डीवी के शिष्य, जॉन डीवी के शिष्य थे ये। किलपैट्रिक कौन थे? जॉन डीवी के शिष्य। और मैंने आपको बता दिया कि इस विधि के अंदर हैं वो बालक अनुभव द्वारा सीखते हैं, बालक स्वयं सीखते हैं। तो इसको लेकर एक डेफिनेशन दी गई कि जो शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे आप सक्रिय वातावरण के अंदर सीखते रहते हैं। तो ऐसी डेफिनेशन किसने दी? किलपैट्रिक के अनुसार। तो किलपैट्रिक के अनुसार डेफिनेशन लिख सकते हैं, किलपैट्रिक के अनुसार क्या कहते हैं? किलपैट्रिक देखिएगा कि शिक्षण है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, या जो प्रयोजना कह सकते हैं आप, प्रयोजना, क्योंकि हम योजना बना रहे हैं ना। प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, डेफिनेशन याद रखनी है। पूर्ण प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण के अंदर पूरा किया जाता है। सामाजिक वातावरण में डेफिनेशन याद रखनी है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत बार ये डेफिनेशन आपकी आती है, किया गया है या पूरा किया जाता है लिख सकते हैं, बेहतर रहेगा। मन लगाकर जिसे पूर्ण किया जाता है। तो ये है प्रयोजना विधि। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक माने जाते हैं। किलपैट्रिक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं? किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य हैं। और कहते क्या हैं कि प्रयोजना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है
जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो ये डेफिनेशन यहाँ से कुछ एक आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आप सीधा यहाँ से एक शब्द याद रख लें कि किलपैट्री कहते हैं कि उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो ऐसे याद करेंगे तो डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, और मैंने बहुत डेफिनेशन आपको याद करवाई भी है। ठीक है, तो ये आपकी किलपैट्री के अनुसार। दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टीवेंस के अनुसार, स्टीवेंस के अनुसार। और वो क्या कहते हैं सुनिएगा, स्टीवेंस क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए, प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को, कोई भी समस्या को हल करने के लिए, प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए, किया जाता है। प्रोजेक्ट है वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया गया है, या फिर कोई कार्य है, प्रोजेक्ट क्या है ऐसा लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया गया कार्य है, कि प्रोजेक्ट आपका किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया गया कार्य है। एक मिनट भी, प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया गया कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण होता है। सीधी सी बात है, परिस्थितियों में पूर्ण होता है। समझे ना बात को, कि प्रोजेक्ट क्या है, वो किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया गया कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों के अंदर पूर्ण किया जाता है। तो ये आपकी है भाई प्रयोजना विधि। अब प्रयोजना विधि के अंदर भी, यानी देखो सीधी सी बात है, इसके अंदर होगा क्या कि एक बालक को कार्य दिया जाएगा, जैसे किसी बगीचे के अंदर फूल लगाने हैं, तो फूल लगाने का एक प्रोजेक्ट आपको दे दिया कि बच्चों को फूल लगाने हैं। तो ये किस प्रकार आप कर सकते हैं, अभी इसके बारे में पूर्ण विश्लेषण हम करेंगे, पूर्ण आपको पूरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूं। तो फूल लगाने का प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया है, बालक को दिया गया है। अब बालक अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य करने वाले हैं, तो किसी पर थोपा नहीं जाता। तो एक ऐसे भी होते हैं कि एक स्पेशल किसी विद्यार्थी को दे दिया जाए, यानी आपको ये काम करना है, कोई भी काम दे दे, चाहे जो भी आपको वर्क करना है, कोई प्रोजेक्ट कार्य दे दिया आपको कि आपको विद्यालय के अंदर इस प्रकार की कोई चीज़ें करनी है, आपको मान लीजिए कोई वाटर कूलर है उसके पाइप जोड़नी है, यानी एक विद्यार्थी को सौंप दिया जाता है। ऐसा कोई भी कार्य हो जो एक विद्यार्थी को सौंप दिया जाए, और एक ऐसा कार्य होगा जो पूरी कक्षा को सौंपा जाए या फिर समूह के अंदर सौंपा जाए। दो तरह के कार्य होंगे, एक तो व्यक्ति के लिए स्पेशल, यानी आपके लिए कोई मैंने कार्य दे दिया कि आपको ये खुद को ही करना है अकेले को, तो एक तो अकेले के लिए हो गया, और एक हो गया सामूहिक कि आपको सामूहिक रूप में दे दिया, कोई कार्यक्रम का आयोजन आपको करना है, आपकी पूरी क्लास को ये इस कार्यक्रम का आयोजन करना है, तो ये प्रोजेक्ट आपको तय कर दिया। तो यानी दो प्रकार की आपकी क्या हो जाएंगी, प्रयोजना विधि है वो दो प्रकार से आपकी हो जाएंगी, एक तो व्यक्तिगत योजनाएं हो जाएंगी, एक आपकी सामूहिक योजनाएं हो जाएंगी। कोई भी वस्तु का व्यक्तिगत में कोई भी वस्तु का आप मॉडल तैयार कर रहे हैं, कुछ भी आपको कह दिया कि आपको इस प्रकार मॉडल बनाना है, चाहे कुछ भी हो, सीधा चार्ट बनाना है, तो इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट आपको दिए हैं वो व्यक्तिगत होते हैं। तो दो प्रकार की होंगी, तो ये समझ चुके होंगे अच्छे से आप। जो प्रयोजना विधि है वो दो प्रकार की आप मान सकते हैं, क्या, एक तो आपकी व्यक्तिगत, इसके अंदर व्यक्ति केवल मात्र व्यक्ति पर, तो प्रयोजना दो प्रकार की, प्रयोजना दो प्रकार। नंबर एक व्यक्तिगत, यानी इसमें कैसे कार्य होंगे जिन्हें व्यक्ति स्वयं कर सकता है। इसमें ऐसे कार्य होते हैं, इसमें ऐसे कार्य, ये समझा दिया मैंने, ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें बालक स्वयं कर सकता है, जिन्हें बालक स्वयं कर सकता है, कि जिन्हें बालक है वो स्वयं कर सकता है। सभी बालकों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं,
किसी भी मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसको अलग प्रोजेक्ट दे दिया, उसको आगे वाले को अलग प्रोजेक्ट दे दिया, तो सभी विद्यार्थियों को, सभी बालकों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मॉडल तैयार करना, किसी वस्तु का मॉडल तैयार करना, किसी वस्तु का मॉडल तैयार करना। दूसरा ये तो हो गया व्यक्तिगत परियोजना, एक होगी सामूहिक परियोजना। नंबर 2 सामूहिक प्रयोजना। सामूहिक परियोजना कौन सी होगी भाई, बता दो शाबाश। सामूहिक परियोजना यानी कक्षा के जो सभी बालक हैं वो मिलजुल कर कार्य करें, कक्षा के सभी बालक मिलजुल कर कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि कक्षा के सभी बालक क्या करें, मिलजुल कर स्वाभाविकता के साथ करते हैं, स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो ऐसी विधि क्या होगी आपकी, सामूहिक प्रयोजना विधि होगी। कोई आपका विद्यालय के अंदर कोई नाटक खिलवाना है, कुछ भी पेड़ पौधे लगवाने हैं, तो ये सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, तो किसी विद्यालय के अंदर उदाहरण लिख सकते हैं, विद्यालय में नाटक करना। अब नाटक एक व्यक्ति से तो होगा नहीं, नाटक खेलना, तो ये सारे कार्य कहाँ पर होंगे, सामूहिक रूप से होंगे। तो कोई भी और भी आप सामाजिक कार्य करवा सकते हैं विद्यार्थियों से, कोई भी विद्यालय के अंदर ऐसा कार्य करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। अब देखिए किलपैट्रिक ने 4 प्रकार की प्रयोजनाएं बताई हैं, या 4 प्रकार की समस्याएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, 4 प्रकार की प्रयोजना बताई हैं। रचनात्मक, अब किलपैट्रिक के अनुसार भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात बता दी कि व्यक्तिगत हो गई, सामूहिक हो गई। अब किलपैट्रिक भी 4 प्रकार से बताते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना है, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी, एग्जाम्पल कराऊंगा तब थोड़ा सा इसके बारे में, ये थोड़ी सी थ्योरी है। किलपैट्रिक ने 4 प्रकार बताए हैं प्रयोजना के, 4 प्रकार। कौन कौन से, नंबर 1 हम बात करेंगे रचनात्मक प्रयोजना। नंबर 2 पर हम बात करेंगे कलात्मक प्रयोजना। ये तो हो गया नंबर 2। नंबर 3 पर यहां पर लिख देते हैं, नंबर 3 पर हम बात करेंगे समस्यात्मक प्रयोजना। और नंबर 4 पर आपकी आएगी अभ्यास की प्रयोजना। अभ्यास की प्रयोजना। ठीक है, अब देखो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले रचनात्मक प्रयोजना। कोई भी आप नई चीज की यहां पर रचना कर रहे हैं, जैसे बाग लगाना है, यानी जो भी आप नई चीज यहां पर आयोजित कर रहे हैं, कोई भी चीज आप बाग लगा दिया, कोई खिलौना बना दिया, खिलौना बनाना, जो भी आप यहां पर रचनात्मक कार्य करेंगे, ये सारी चीजें यानी कुछ नई चीजें आपने की हैं। कलात्मक, कोई आपने कहानी सुनाई है, कविता सुनाई है, कलात्मक, कोई आपने अन्य चीजें यहां पर कला के रूप में चीजें दर्शाई हैं, कहानी लिखना भी हो सकता है, कहानी, कविता सुनाना, ये सारे क्या आएंगे कलात्मक में, ज़्यादा कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। समस्यात्मक प्रयोजना, समस्या कि पर्यावरण अपना प्रदूषित कैसे हो रहा है भाई, ये समस्या ही है, इसको दूर करो। पर्यावरण प्रदूषित, इसके बारे में बताना है छात्रों को, पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है। समस्या ना अपने राष्ट्र के सामने कि पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है, इसके बारे में छात्रों को प्रोजेक्ट दे दिया, छात्रों को प्रोजेक्ट दे दिया कि हाँ बताओ पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो रहा है। तो ये भी क्या है समस्यात्मक। अभ्यास यानी बार बार कोई आप चीज का अभ्यास करें, जैसे तैरना, दौड़ना, ये सारे क्या है अभ्यास पर निर्भर हैं।
तैरना, दौड़ना, सीखना कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, मानचित्र आपको नहीं बनाता, विश्व का मानचित्र अगर आपको नहीं बनना पड़ता, नहीं आता, तो आप बार बार अभ्यास करेंगे तो मानचित्र भर देंगे। मानचित्र सीखना, ये सारे क्या हैं, इसके अंदर तो आएंगे। तो ये है भाई किलपैट्रिक के अनुसार 4 प्रकार हैं, रचनात्मक, समस्यात्मक और आपके यहाँ पर अभ्यास वाले भी हो जाएगा और कलात्मक प्रयोजना। तो ये 4 प्रकार आपके प्रयोजना के किलपैट्रिक ने दिए हैं, लिख लीजिए। फिर इसके बाद प्रयोजना विधि के चरण हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन चरणों में ये संपन्न होगी, और एक बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं प्रयोजना विधि के चरण या सोपान, कह सकते हैं आप, प्रयोजना विधि के चरण या सोपान। प्रयोजना विधि के चरण या सोपान। प्रयोजना विधि की कार्य प्रणाली कह सकते हैं कि कैसे ये कार्य करेगी, चरण कह सकते हैं, सोपान कह सकते हैं, एक ही बात है, चरण हो सकते हैं कि किन चरणों में ये खत्म। तो प्रयोजना विधि की कार्य प्रणाली यानी कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले शिक्षक है, ध्यान से सुनिएगा मन लगाकर। सबसे पहले एक शिक्षक क्या करेगा, छात्रों के सामने एक समस्या रख देगा। जैसे हम बात करें कि कोई बगीचा तैयार करना है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कोई छात्र है वो कहीं पर अन्य विद्यालय के अंदर कोई देख लेता है कि इसके अंदर बगीचा है, और वो समस्या आकर एक शिक्षक को बता देता है। शिक्षक को बता देता है कि सर हमारे यहाँ भी ऐसे पेड़ पौधे होने चाहिए, हमारे पास भी फूल होने चाहिए, बगीचे के अंदर तो फूल ही होंगे। तो शिक्षक इस बात पर गौर करता है, वो सभी छात्रों को समूह के रूप में बुलाता है। तो सबसे पहले शिक्षक ने क्या कहा, सभी समूह के रूप में बुला लिया और बताता है कि हमें यहाँ पर यानी हमें फूल चाहिए, विद्यालय के अंदर भी फूल होने चाहिए, ठीक है, विद्यालय के अंदर भी बगीचा होना चाहिए। ये सबसे पहले समस्या रख दी। तो सबसे पहला चरण यही होगा कि शिक्षक है वो परिस्थिति का निर्माण करना चाहता है, परिस्थिति बना रहा है कि यानी ये समस्या आपके सामने रखी है, परिस्थिति बनाना यही है कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले समस्या रख दी कि हमें बगीचे के अंदर यानी फूल चाहिए विद्यालय के अंदर, तो कैसे हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हर एक छात्र को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो अपने विचार रख सकें, क्योंकि उसके बाद बनाएंगे योजना बनेगी कि यानी किन किन क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं फूलों के लिए। तो फूलों के लिए कई विद्यार्थी कहेंगे कि सर हम फूल हैं वो बाहर से ले आए, दुकान से ले आए, और यहाँ पर हमने जो भी हमें पूजा करनी है, जो भी हमें चाहिए तो वो हम ला सकते हैं। दूसरे कहेंगे कि फूल हैं यानी हमारे यहाँ बगीचा होना चाहिए, यानी हमारे यहाँ बगीचा, हम खुद बगीचा लगा ले। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं छात्र हैं वो शिक्षक को सुनाएंगे। फिर उसके बाद एक योजना का चुनाव होगा, यानी योजना का चुनाव हो गया, योजना बना ली आपने, फिर योजना का चुनाव होगा कि कौन सी योजना इसके अंदर हमें सिलेक्ट करनी है। फिर एक योजना सिलेक्ट कर ली जाएगी कि हाँ हम इस यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर बगीचा हम लगाने वाले हैं, तो योजना का चुनाव हो गया। अब योजना फिर हमें बनानी पड़ेगी कि बगीचा हम कैसे लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे, कहाँ से दूब लाएंगे, कहाँ से आपके फूल वगैरह आपके पौधे लेकर आएंगे, कहाँ से गमले लेकर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक योजना बनाई जाएगी कि हम उस व्यक्ति से कहेंगे कि वो हमारे यहाँ बगीचा लगाए। तो ये सारी उसके बाद एक योजना बनाई जाएगी कि इस तरह हमें करना है, सभी बालकों का सहयोग होगा। शिक्षक ने बालकों को कह दिया कि ये काम आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, योजना आपकी बन चुकी है,
फिर योजना का क्रियान्वयन होगा। योजना लागू तो की जाएगी कि हाँ भाई चलो अब हम काम पर लग जाते हैं, फिर हम योजना हम स्टार्ट कर देंगे कि यहाँ पर कोई बच्चा है वो पौधा लगा रहा है, कई पार्क बना रहे हैं, तो ऐसे इन कार्यों में सभी बच्चे जुट चुके हैं, कोई अपने अपने स्तर पर अपना अपना सहयोग उस विद्यालय के अंदर कर रहा है, तो यानी योजना का क्रियान्वयन भी आपका हो गया। अब उसके बाद योजना क्रियान्वयन हो गया, बगीचा तैयार हो गया, उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, उस चीज का मूल्यांकन करेगा, उस चीज का मूल्यांकन करेगा कि वास्तव में हमने जो सोचा था, जो प्रयोजना हमने निर्धारित की थी कि हमें बगीचा लगाना है, वो हमारा तय हुआ या नहीं हुआ, जो चीजें बनी है या नहीं बनी। तो उस योजना को जो क्रियान्वयन के बाद जो पूर्ण हो गया, तो उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है, और मूल्यांकन के बाद उस जो योजना पूरी आपने की है उसका कार्य लेखा जोखा जो भी होता है अभिलेखीकरण वो किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपके इसके 6 चरण हैं, 6 के 6 हम लिखते हैं। नंबर 1 क्या होगा, परिस्थिति का निर्माण करना, ध्यान से सुनना। नंबर 1 परिस्थिति निर्माण, स्थिति का निर्माण करना। दूसरा काम क्या होगा, योजना का चुनाव। बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उनमें से चुनाव करना है, तो योजना का चुनाव किया जाएगा कि कौन सी योजना सिलेक्ट करनी है। नंबर 3 पर क्या काम होगा, योजना बनने के बाद योजना चुनाव हो गया, फिर उसके बाद योजना बनानी है कि क्या क्या काम हमें करना है, कैसे करना है, योजना का या योजना को बनाना। फिर उसके बाद योजना का क्रियान्वयन, योजना का क्रियान्वयन यानी लागू करना। नंबर 5 पर मूल्यांकन होगा, और नंबर 6 पर जो लेखा जोखा है अभिलेखीकरण यहां पर किया जाएगा। योजना कार्य का लेखा, योजना कार्य का लेखा या फिर अभिलेखीकरण, अभिलेखीकरण, ठीक है। ये आपके 6 चरण हैं, ये 6 कार्य प्रणाली आप कह सकते हैं। इन 6 स्टेप्स के अंदर आपकी कोई योजना लागू होगी। तो इसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि कोई भी विद्यालय है उसके अंदर आप स्कूल के अंदर फूलदार पौधे आपको लगाने हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं। तो यानी स्कूल में फूलदार पौधे लगाने उदाहरण हो जाएगा, स्कूल में फूलदार पौधे लगाने, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये सारे चरण आपको ये याद रखने हैं भाई। कई बार यहाँ से सीधा ही क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा चरण प्रायोजना विधि के लिए नहीं है, तो सीधा चांद पर पूछा जाएगा। अगर एक क्रम पूछ सकता है इनका कि क्या प्रायोजना विधि के लिए कार्य प्रणाली का क्रम, सही क्रम कौन सा है, तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको याद कर लेंगे आप। तो इनका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। फिर इसके गुण दोष करके इस विधि को समाप्त करते हैं। इसके गुण व दोष हम करके समाप्त करते हैं। और इसके गुण दोष मैंने पहले ही आपको कुछ चीज़ें बता दी कि ये मनोवैज्ञानिक होती हैं, छात्र इसके अंदर सक्रिय रहते हैं, स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। दोष क्या हो जाएंगे, अब देखो इस विधि के अंदर कितना टाइम लगेगा, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एक चीज़ को पूरा करने के लिए। तो ये इसमें पाठ्यक्रम वगैरह इसमें समय पर पूर्ण नहीं होते, और योग्य अध्यापक भी यहाँ पर चाहिए, अनुभवी एवं योग्य अध्यापक, तभी ये कार्य सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए अब इसके गुण दोष हम कर लेते हैं। इसके गुण दोष, गुण व दोष करते हैं भाई। प्रायोजना विधि के गुण दोष फटाफट बस लिखने हैं, बाकी आप सब जानते हैं। नंबर 1 पर देखो क्या है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ये पहले ही मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। क्या है ये मनोवैज्ञानिक, इसके अंदर छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहेंगे, छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय रहेंगे, छात्र व शिक्षक दोनों ही सक्रिय। ज्ञान क्या होगा, नंबर 3 पर स्थायी होगा, क्योंकि बार बार आप अभ्यास करेंगे, बार बार आप खुद चीजें करके देखेंगे, तो यहाँ पर ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। इसके अंदर बालक स्वयं कार्य करता है, बालक क्या करता है, स्वयं कार्य करता है, और जब भी स्वयं कार्य करेगा, बालक स्वयं कार्य करता है, तो इससे आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास
बढ़ता है या फिर छात्रों के अंदर जागृत होगा, सीधी सी बात है। और इस विधि के अंदर करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि देखो कार्य करेगा तभी आप सीख पाएंगे, तो करके सीखने पर बल यहां पर दिया जाता है, करके सीखने पर बल दिया जाता है। और इसमें सहयोग की भावना का विकास होगा, क्योंकि सभी छात्र मिलकर काम करेंगे तो सहयोग की भावना तो ऑटोमेटिक होगी, सहयोग की भावना का विकास होगा। बात करते हैं हम इसके दोष के बारे में। सबसे पहले तो नंबर 1, समय खराब होगा, धन खराब होगा, क्योंकि देखो कोई भी प्रोजेक्ट कार्य है सामूहिक रूप से आप कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें पैसा नहीं लगेगा, तो समय व धन अधिक खर्च। दूसरा क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं, पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा नहीं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं, देखो चीजें सोच कर आपको करनी है। अब पाठ्यक्रम आपका समय पर पूरा नहीं होगा और ना ही यहां पर आपके समय व धन अधिक खर्च होगा। अब कई बार देखो अगर आपके योग्य अध्यापक नहीं है, अनुभवी अध्यापक नहीं है, तो ये कार्य नहीं हो सकता भाई, सीधी सी बात है। योग्य व अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होगी, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता योग्य और आपको अनुभवी अध्यापक चाहिए इस विधि को करने के लिए। और यहाँ पर देखिए अब कई बालक हैं, कई विद्यार्थी हैं, वो समूह के अंदर कार्य करेंगे तो सीधी सी बात है अनुशासनहीनता सीधे तौर पर दिखी जाएगी, क्योंकि समूह के रूप में करेंगे तो शिक्षक हैं वो सभी पर ध्यान नहीं दे पाएगा, तो सीधी सी बात है अनुशासनहीनता को बढ़ावा इस विधि से मिलता ही मिलता है, अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलेगा, हीनता को बढ़ावा मिलता है। नंबर 5 पर हम बात करें तो इसके अंदर जो प्रयोगशालाएं हैं आपकी, सीधी सी बात है आप प्रायोगिक कार्य कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रयोगशालाएं भी आपकी सुसज्जित होनी चाहिए, बढ़िया चीजें आपके पास होनी चाहिए, सभी संसाधनों की पूर्ति होनी चाहिए, तो सुसज्जित प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता, तो सुसज्जित प्रयोगशालाओं की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये आपके गुण व दोष हो गए। प्रायोजना विधि आपकी कंप्लीट होगी। क्या थी क्विक रिवीजन अगर हम बात करें तो प्रायोजना विधि के अंदर बालक है वो स्वयं करके सीखेगा, अपने अनुभव के आधार पर सीखेगा। इसके अंदर शिक्षक है वो छात्रों को समक्ष समस्या प्रस्तुत करेगा, प्रोजेक्ट के रूप में देगा। इसमें व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत प्रायोजनाएं, जिसमें एक केवल मात्र एक व्यक्ति को ही कोई कार्य दिया जाता है, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे कोई मॉडल वगैरह बनाना है। और एक सामूहिक होगी जिसके अंदर समूह के अंदर छात्रों को काम दिया जाएगा, समूह के अंदर प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जैसे किसी स्कूल के अंदर फूलदार पौधे लगाने हैं, तो ये सारे क्या हैं समूह के आधार पर कार्य हैं। फिर हमने बात किया कि जो प्रायोजना विधि है उसकी क्रिया विधि क्या होगी, तो सबसे पहले नंबर 1 सबसे पहला काम क्या करना है, परिस्थिति निर्माण, यानी शिक्षक है वो छात्रों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करेगा। उसके बाद योजना का चुनाव होगा, कौन सी योजना आपको चयन करनी है, बहुत सारी आपको योजनाएं छात्रों द्वारा सुनने को मिलेगी, कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उनमें से आपको एक चयन करना है। योजना का चयन के बाद आपको योजना बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार आप इन विधियों जो आपने योजना का चुनाव किया है कि पौधे हमें लगाने चाहिए स्कूल के अंदर, तो आप कैसे किस प्रकार लगाएंगे, कितनी मिट्टी की आवश्यकता होगी, क्या कौन कौन से पौधे आपको लगाने हैं, तो ये सारी इसके लिए एक योजना का निर्माण किया जाएगा। और योजना का निर्माण करने के बाद योजना आपकी बन चुकी है, योजना का निर्माण आपका हो चुका है, योजना के निर्माण के बाद उसका क्रियान्वयन होगा, यानी योजना आपको वहां पर लागू करनी है कि योजना जो आपने बनाई है वो आप धरातल पर उतारना चाहेंगे कि आप वहां पर कार्य करना चाहेंगे। फिर योजना आपकी लागू हो जाएगी, काम आपका शुरू हो जाएगा। और काम शुरू होने के बाद जैसे ही ये योजना का क्रियान्वयन कंप्लीट होता है, योजना लागू होने के बाद पूरा कार्य होता है, उसके बाद शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक जो आपने काम किया है उसका मूल्यांकन करने वाला है कि आपने काम, ये जो पार्क हम बनाना चाहते थे वो सही बना है नहीं बना, तो उसका क्रियान्वयन होने के बाद पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि कार्य छात्रों द्वारा सही किया गया है या नहीं किया गया, इसके अंदर कोई सुधार की आवश्यकता है, कितने प्रतिशत तक हम इस कार्य के अंदर सफल हुए हैं, ये शिक्षक जांच करेगा।
जैसे ही शिक्षक इस चीज़ की जांच करता है, मूल्यांकन आपका करता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो भी आपकी सामग्री यहाँ पर लगी है उसका लेखा जोखा अभिलेखीकरण शिक्षक तैयार करता है। एक डायरी के अंदर नोट किया जाता है कितना खर्चा लगा है, क्या कुछ लगा है, कितने संसाधनों की हमें आवश्यकताएं पड़ी हैं, तो सबका अभिलेखीकरण किया जाता है, सभी को नोट किया जाता है। तो इस प्रकार ये आपकी जो प्रयोजना विधि है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर ली है। प्रयोजना विधि के बारे में, गुण दोषों के बारे में हमने बात की, उसके बाद कि गुण और दोष क्या है उसके, ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन दोष क्या हो जाएंगे, इसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा तो आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होगा, अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होगी, सुसज्जित प्रयोगशालाएं आपके पास होनी चाहिए, अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है, तो ये सारे आपके दोष हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके हैं। इस वीडियो को कर देना शेयर, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।